पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम केस बात करेंगे नेशनल हेराल्ड की। नेशनल हेराल्ड में बड़ा अजीब सा केस है। एक ऐसा केस है ईडी का जिसमें कोई एफआईआर नहीं है, यानी कि बिना एफआईआर के चार्जशीट हो गई। आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कोई केस तभी दर्ज हो सकता है, ईडी तभी जांच कर सकती है जब पहले से कोई एजेंसी उसकी जांच कर रही हो, यानी कि एफआईआर चाहे सीबीआई की हो, चाहे कोई स्टेट पुलिस की हो, किसी अथॉरिटी की, किसी एजेंसी कोई एफआईआर होती है तो उसके आधार पे ईडी अपने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करती है। और ईडी जो है वो इसी आईआर, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसको बोलते हैं, वो दर्ज करती है और तब जांच शुरू होती है। लेकिन नेशनल हेराल्ड वाला ऐसा एक केस है जिसमें कोई एफआईआर नहीं है। और आपने सुना है कपिल सिब्बल को बोलते हुए कि एफआईआर कहाँ है, पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि एफआईआर कहाँ है। तो बिना एफआईआर के आखिर ईडी चार्जशीट तक कैसे पहुंच गई, उसने जांच कैसे शुरू किया, ये समझना जरूरी है। इसे समझने के लिए आपको जो क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसके क्या मायने होते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। तब आप इस पूरे केस की जो बारीकी है, जो कानूनी पेचीदगियां हैं, वो पूरे पेच को समझ सकेंगे। दरअसल जो एफआईआर होती है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, यानी कि प्रारंभिक जो सूचना दी जाती है उसके आधार पे एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर दर्ज करने का मतलब यह है कि कोई क्राइम कमिटेड हुआ है। अब पुलिस या जो भी एजेंसी हो, सीबीआई हो चाहे जो भी हो, उसकी जांच करती है और जांच के आधार पे कोर्ट में अपनी एक चार्जशीट या क्लोजर जो भी है वो पेश करती है। कोर्ट जो है उसका कॉग्निजेंस लेता है और कॉग्निजेंस लेने के बाद जिनके खिलाफ वो चार्जशीट होती है उनको बुलाता है, समन भेजता है और उनके जमानत लेनी पड़ती है, नहीं तो जेल जाना पड़ता है। वो किस ढंग का केस है, किस ढंग के आरोप हैं और कितने साल की उसमें सजा हो सकती है, तमाम चीज़ों पे वो निर्भर करता है। इस मामले में जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसमें कोई एफआईआर नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई ये समझने के लिए उस समय जाना पड़ेगा 2012 में। 2010 में यंग इंडिया बनाया था और उसके बाद नेशनल हेराल्ड का जो आईजीएल जो है, एसोसिएट जर्नल एजीएल, उसको अधिग्रहित कर लिया था। उसके सारे शेयर जो है यंग इंडिया में ट्रांसफ़र हो गए थे और उसके मालिकाना जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। आपको पता है 76% है। और ऑस्कर और मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल बोरा के अगर शेयर जो थे वो अगर देख लें 12% तो वो भी इन्हीं के पास आ गए हैं, यानी कि 50-50% के या जो भी है, मतलब 100% के यही दोनों मालिक हैं। तो ये 2010-11 में पूरी प्रक्रिया हो गई थी। 2012 में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जाहिर है कोई भी एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो चाहे पुलिस हो दिल्ली की, वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। वो कोई एफआईआर इस मामले को संज्ञान क्या लेने, इसमें एफआईआर दर्ज करना भी मुश्किल था। तो ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले की, जैसे पुलिस तहकीकात करती है, सबूत जुटाती है, सारे पेपर जुटाती है, सुब्रमण्यम स्वामी ने सारे पेपर जुटाए और सारे पेपर जुटा के पटियाला हाउस कोर्ट के में एक उसको पेश किया और कहा कि ये सारे पेपर हैं, ये क्राइम हुआ है, इसके ये सबूत हैं, आप इस मामले को सुनो। तो जैसे पुलिस की जब चार्जशीट होती है और उसके साथ जो पेपर लिए जाते हैं, अगर वो पेपर सही हुए, अगर चार्जशीट में दम रहा, तो अदालत जो है उसका संज्ञान कांग्रेस लेती है, संज्ञान लेती है और कहती है कि इस पे ट्रायल चल सकता है या सुनवाई शुरू होगी और तब समन जारी करती है जो आरोपी हैं। अब यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट ने क्या किया कि उसको जो सबूत देखे, सबूतों को देखने के बाद उसने कहा कि ये बिल्कुल फिट मामला बैठता है सुनवाई के लिए और इसमें गड़बड़ी तो हुई है और सबूत पर्याप्त हैं जो गड़बड़ी को साबित कर रहे हैं कि गलत तरीके से जो नेशनल हेराल्ड है, जो पूरा पब्लिकेशन उसकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है,
वो केवल 50 लाख रुपए में ट्रांसफ़र कर दिए गए और न्यू इंडिया को चला गया, यंग इंडिया को चला गया। तो ये गलत है और उसने कॉन्ग्निजेंस लिया। जैसे ही उसने कॉन्ग्निजेंस लिया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो आरोपी थे सबको वहाँ से जमानत लेनी पड़ी, क्योंकि एक बार कोर्ट अगर कॉन्ग्निजेंस ले लिया तो जमानत लेनी पड़ेगी। खैर उसके खिलाफ, कॉन्ग्निजेंस के खिलाफ हाई कोर्ट भी गई थी कांग्रेस। उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, केस बिल्कुल फुल प्रूफ है, सारे सबूत हैं और ट्रायल चलेगा। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ट्रायल चलेगा, इसको रोक नहीं सकते हैं, केस बिल्कुल सही है और जो सबूत हैं वो बिल्कुल सही हैं और ट्रायल में जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। सिर्फ एक छूट मिली कि आरोपियों को, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दूसरे आरोपी हैं, उनको कहा गया कि आप निजी तौर पे आपको पेश होने की ज़रूरत नहीं है अदालत में, जो वहाँ डे टू डे सुनवाई होगी। अब एक बार जब कॉन्ग्निजेंस ले लिया, और कॉन्ग्निजेंस लिया भी तो उसमें जो 2 धाराएं हैं, एक 420 है जो धोखाधड़ी का है, फॉर्जरी का है, और एक 120B है जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है, आपराधिक साजिश का है। ये दोनों धाराएं जो आईपीसी की हैं, ये जो शेड्यूल ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें ये शामिल है। यानी कि अगर इन धाराओं में से किसी एक धारा में, इन दोनों में से में भी अगर कोई जांच हो रही है, कोर्ट ने अगर कोई एफआईआर हुई है, तो उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर सकता है, उसमें ECIR ईडी रजिस्टर कर सकता है। तो जब कोर्ट ने कॉन्ग्निजेंस ले लिया तो ईडी का कहना है, ईडी उसके बाद घुसी और उसने ECIR दर्ज किया, ये तर्क देते हुए कि चूंकि एफआईआर की परिणति कोर्ट में ही होती है और कोर्ट में ही चार्जशीट जाती है, कोर्ट ही कॉन्ग्निजेंस लेता है, और अगर किसी चार्जशीट पे कोर्ट कॉन्ग्निजेंस न ले और उसे खारिज कर दे, उसमें कहीं कुछ नहीं है और कोर्ट बरी कर दे आरोपियों को, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ईडी का, वो भी खत्म हो जाता है। क्योंकि प्रिडिकेट ऑफेंस, जिस अपराध के कारण मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही थी, जब वही अपराध से मुक्त हो गया तो उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, जैसा कि 2G में हुआ। क्योंकि 2G के आरोपियों को जब छोड़ दिया ओपी सैनी की कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट में ही, और पूरे केस को ख़त्म कर दिया कि भाई कोई आरोपी नहीं है और पूरी सीबीआई की चार्जशीट गलत है, तो उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी वहाँ पे ख़त्म हो गया। और ईडी और सीबीआई दोनों ने उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील किया। खैर अब 7 साल के बाद उस अपील पे सुनवाई चल रही है और वो देखना है कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो 2G के आरोपियों को जो बरी किया था वो सही था या नहीं था, या हाई कोर्ट फैसला करेगा, दिल्ली हाई कोर्ट करेगा। तो ईडी का कहना है कि जब एफआईआर, सिर्फ एफआईआर से कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं हो सकता है, वो तो सिर्फ एक सूचना है कि इन धाराओं में हुआ है, और जब उन्हीं धाराओं में कोर्ट ने कॉन्ग्निजेंस ले लिया तो वो और पुख्ता आधार बन जाता है मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का, और उसी के आधार पे ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ और अब जाके ईडी ने उसमें चार्जशीट कर दी है 9 तारीख को। और कल उस मामले में सुनवाई थी कोर्ट में। जो रॉ रेवेन्यू का जो विशेष अदालत है, जो MP MLA के लिए जो बनी हुई है, जिसमें तेज़ी से ट्रायल होता है, तो वहाँ पे सुनवाई हुई है और 25 को अब इसको कॉन्ग्निजेंस पे वो लेगा और तमाम आरोपियों को समन किया जाएगा। उस दिन जो है वो फिर से जो भी आरोपी हैं उनको जमानत लेनी पड़ेगी। तो ये कहानी है कि शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एफआईआर नहीं है कहीं भी और चार्जशीट हो गई है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।